हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा 3 और आज के हमारे इस लेक्चर 4 में C++ की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके ऊपर जो दूसरी चीजें, फॉर एग्जांपल कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, अरेज, वेरिएबल, स्कोप, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। बट फर्स्ट हम पहले फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद की वीडियो में, जो कि लिंकर पे बेस्ड रहेगी। मैंने आपको लिंकर्स नहीं बताए। लिंकर्स बताने के लिए मुझे पहले आपको फंक्शंस का कंसेप्ट पूरा क्लियर करना होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर वो C++ हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर एक फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन एक्चुअली एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का, हमारे इंस्ट्रक्शंस का। एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो सारे कोड्स मिलकर उस फंक्शन को एक फंक्शनैलिटी देते हैं। फंक्शनैलिटी मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक तो हमने सिर्फ मेन फंक्शन बनाया था। बाय डिफॉल्ट हमारे C++ के कोड के अंदर एक फंक्शन तो होता ही है, वो है मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन के बगैर हम कुछ लिख नहीं सकते अगर आप कोड ब्लॉक्स या फिर कोई दूसरी आईडी में हो। बट इफ विजुअल स्टूडियो में हो तो आप एक डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट जो हमारा मेन होता है उसके अलावा कुछ दूसरा एंट्री पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो। बट वो सारी चीजें भूल के हम फिलहाल के लिए सिर्फ ऐसा मानते हैं कि मेन फंक्शन के बगैर हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, मेन फंक्शन तो हमारा रहेगा ही। तो मेन फंक्शन तो हमारा एक होता ही है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर भी जैसे आपने देखे होंगे, हम जो भी करते थे अभी तक, हमने जो भी जैसे प्रिंट किया, कोई चीज हम प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो भी हम काम करते थे, वो सारी चीजें के कोड, वो सारी चीजों के जो स्टेटमेंट्स होते थे, वो सब हम मेन फंक्शंस में लिखते आते। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हमारे होते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सी आउट, देन लेस देन, और फिर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू जावा 3, जो भी मुझे प्रिंट करवाना है। तो ये जो स्टेटमेंट होता था, और फिर साथ में मेरा जो रिटर्न स्टेटमेंट होता था, मैं रिटर्न 0 करवाता था मेरे मेन फंक्शन के अंदर। ये सारी चीजें मिलके मेरे मेन फंक्शन को फंक्शनैलिटी देती थी। मेरे मेन फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये हो जाती थी कि मेरा मेन फंक्शन को कंसोल स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करता था। तो फंक्शंस यही होते हैं। फंक्शंस एक्चुअली ग्रुप ऑफ कोड होते हैं जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड्स लिखते हैं, या फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो सब मिलकर हमारे फंक्शन को एक फंक्शनैलिटी देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम फंक्शन एक्चुअली पढ़े ही क्यों, इसका एडवांटेज क्या है। क्योंकि हमें कुछ भी नया पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि इसका एडवांटेज क्या है, इसके अंदर फायदा क्या है, क्यों पढ़े हम। तो आप देख सकते हो इसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस, जैसे कि रीयूजेबिलिटी। वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड्स, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड्स, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल 100 या 150 लाइन का चला गया, और उस प्रोग्राम के अंदर आपने समझ लीजिए कि 10 से 12 बार आपने कुछ वेरिएबल्स को ऐड किया है। फॉर एग्जांपल A and B, दो वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है आप यूजर से ले रहे होंगे, या फिर उसके अंदर पहले से ही प्रीडिफाइंड वैल्यू होगी। ये आप वैल्यूज यूज कर रहे हो और उनको बार बार, मतलब 10 या 12 बार उनको आप ऐड किए हो। अब उसके अंदर कुछ गड़बड़ी निकल जाती है। फॉर एग्जांपल आपको उनको ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप सब 10 या 12 बार जहां भी आपने लिखे हो उस कोड को, फॉर एग्जांपल A + B जो भी आप लिखे होंगे, तो उन सबके बीच में जाके प्लस निकाल के माइनस डालना हर बार जाके, तो ये बहुत हेडेक का काम हो जाएगा। आपको हर एक लाइन पे जाना पड़ेगा, देन प्लस निकाल के माइनस डालना पड़ेगा। तो ये बहुत काम आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जहां पर एडिशन कर रहे हो, आप 10 या 12 बार जिस पीस ऑफ कोड को यूज कर रहे हो, उसको एक अलग फंक्शन बना कर दे दो, उसको एक अलग फंक्शन में स्टोर करके रख दो। तो इससे होगा क्या कि आपने उसे एक अलग जगह रख लिया। इफ आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, दो वेरिएबल, तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फंक्शन कॉलिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, वो फंक्शन अपना एडिशन कर देगा। और इफ आपको उसको एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन भी करना है, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक फंक्शन में जाके उस प्लस साइन को हटा के आपको माइनस करना है। तो इसमें आपका एक कोड जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है और मेंटेन्ड भी रहता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा, तो फिक्र मत कीजिएगा। इन थर्ड है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। फंक्शंस जो है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम जो हमारे कोड एडिटर में, फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक्स, डेव C++, जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप जो लिखते हो ना, वो मेमोरी नहीं लेता है आपके उसके अंदर। आपके प्रोग्राम के अंदर वो मेमोरी नहीं लेता है। जब तक आप ऐसी हजारों लाइन लिख दो,
वो मेमोरी नहीं लेने वाली है। मेमोरी ये कब लेगा, जब आप उसको मेन फंक्शन में कॉल करोगे। फॉर एग्जांपल आपने इंट ए लिख दिया, इंट ए आपने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो मेमोरी ले लेगा, आप ये मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हो। अब अगर आपने एक एक्सटर्नल फंक्शन बना के रखा है, एक्सटर्नल फंक्शन भी हम बनाएंगे, अब एक्सटर्नल फंक्शन आपने बना के रखे है, या फिर एक क्लास बना के रखी है आपने, या फिर स्ट्रक्चर बना के रखे है। आई होप मेरे ख्याल से आपको क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन की बात करते हैं। आपने एक एक्सटर्नल फंक्शन बना के रखा है, उसको आपने मेन में कॉल नहीं किया और आप प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हो, उसको एग्जीक्यूट कर देते हो आपके प्रोग्राम को। तो जो आपका एक्सटर्नल फंक्शन जो आपने बना कर रखे हो ना, वो आपके प्रोग्राम में मेमोरी नहीं लेने वाला है। क्यों नहीं लेने वाला है? क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर, हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो एंट्री पॉइंट है, उसके अंदर आपने उसको कॉल ही नहीं किया। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे, कंपाइलर उस एक्सटर्नल फंक्शन को कंपाइल भी नहीं करेगा, वो उसका ऐसे ही छोड़ देगा। एंड इसी तरह से आपकी मेमोरी बच जाएगी वहां पर। फॉर एग्जाम्पल आप 10 फंक्शंस को बनाकर रखे हो, 10 एक्सटर्नल फंक्शंस है आपके पास, एंड आप सबको अलग अलग टाइम पे कॉल करते जा रहे हो। तो इसमें आप ये देखिए कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करोगे तो वो फंक्शन आएगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर वो फंक्शन जब उसकी फंक्शनैलिटी पूरी हो जाएगी, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फंक्शन बंद हो जाएगा, तो मेमोरी फ्री हो जाएगी। फिर दूसरा फंक्शन लोड होगा उसी मेमोरी में, देन वो एग्जीक्यूट होगा, देन उसका एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो उसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए आपके पास एक मेमोरी स्पेस विंडो है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी स्पेस विंडो है 200 KB। आपको 200 KB के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 250 KB कंज्यूम करने वाला है। ओके, 250 KB कंज्यूम करने वाला है एंड 200 KB हमारे पास सिर्फ मेमोरी स्पेस है। तो कैसे बनाएंगे? अगर आप सब मेन फंक्शन में ही लिख दोगे तो वो कभी नहीं बनने वाला है, मेमोरी स्पेस आपको मिलेगी उतनी। लेकिन अगर आप इसमें एक्सटर्नल फंक्शंस यूज करते हो तो आपको एक साथ उतनी मेमोरी की जरूरत नहीं लगेगी। 250 KB आपको एक साथ नहीं लगने वाली है। आप एक्सटर्नल फंक्शंस बना दिए, जब एक एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपकी मेमोरी में लोड होगा, आपके प्रोग्राम में लोड होगा, देन वो अपनी फंक्शनैलिटी करेगा, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी रहेगी, ऐड कर रहा है, डिवर्ट, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपना काम करेगा, देन वो मेमोरी से अनलोड हो जाएगा। वो मेमोरी से अनलोड हो गया तो आपकी उतनी मेमोरी खाली हो गई। फिर दूसरा फंक्शन आएगा, वो मेमोरी में लोड होगा, वो भी यही करेगा, देन वो भी अनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो आपका 200 KB की जो मेमोरी स्पेस थी उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपको 200 KB के अंदर ही आपने एक 250 KB के मेमोरी कंजम्पशन का प्रोग्राम बना दिया। तो इसलिए फंक्शंस के अंदर आपको मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाना, देन उसको कॉल करना है और ये सारी चीजें हम एंड में प्रैक्टिकली करेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। अब फंक्शन बनाने के लिए ये 3 चीजें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक है फंक्शन डेफिनेशन और एक है फंक्शन कॉल। एक एक्सटर्नल फंक्शन के लिए मेन फंक्शन जो हम बनाते हैं उसके लिए तो हम वही डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कोडिंग्स करना चालू कर देते हैं। लेकिन इफ आप एक्सटर्नल फंक्शन एक बना रहे हो तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ ये होता है कि हमें हमारे कंपाइलर को ये कहते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो मैं मेरे कंपाइलर को ये कह रहा हूं कि एक इंट टाइप का वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा ए, तो उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दे। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा? ओके, ये इंट ए है, इसके लिए मैं मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दूंगा। ये मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया तो अब मैं उसे यूज कर सकता हूँ। देन होता है फंक्शन डेफिनेशन। सॉरी, ये तो वेरिएबल हो गया। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं कि हम हमारे कंपाइलर को ये कहते हैं कि एक जो भी हमारा फंक्शन नेम रहेगा, ये नेम का एक फंक्शन रहेगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो तू इसे भी कंपाइल करना। तो वो क्या करेगा कि जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए तो वो आगे चल के उसे भी कंपाइल कर देगा। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे और वो हमारा प्रोग्राम रीड करना चालू किया हमारा कंपाइलर, तो जब उसको वो फंक्शन मिलेगा तो वो बोलेगा कि इसका तो डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है, हमने इसे पहले बताया ही नहीं कि एक ऐसा नाम का भी फंक्शन आने वाला है। तो हमारे कंपाइलर को हमें सबसे पहले बताना होता है कि एक ऐसे नाम का भी दूसरा फंक्शन आएगा, तो तू उसे भी देखना, उसे भी हैंडल करना। देन दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? जो हम डिक्लेयर करें उस नेम के फंक्शन को हम फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। उसकी फंक्शनैलिटी मतलब उसके अंदर क्या होने वाला है उस फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाता हूँ, इंट टाइप का फंक्शन बनाता हूं मैं, और उसका नाम मैं रखता हूं एडिशन।
तो जैसा कि मैंने नाम दिया, उस फंक्शन में सिर्फ ऐड होने वाला है, कोई भी 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स जो भी होंगे उस फंक्शन में सिर्फ ऐड होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस फंक्शन को मेरे मेन फंक्शन से भी ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा। डिक्लेयर कैसे करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन मैं उसे चाहूँ तो वहीं पर डिफाइन कर सकता हूँ या फिर उसे नीचे डिफाइन कर सकता हूँ मेरे मेन फंक्शन के बाद। तो उसमें ये होगा कि हमारा कंपाइलर जब कंपाइल करना चालू करेगा हमारे प्रोग्राम को, तो उसे एक उसके मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन डिक्लेरेशन मिल जाएगा। तो वो ये समझ लेगा कि ओके कि ये नाम का फंक्शन आगे आने वाला है, तो मैं उसे भी हैंडल कर लूंगा। तो हमारे फंक्शन डेफिनेशन में हम जो डिक्लेयर किए थे फंक्शन, उसका फंक्शनैलिटी देंगे एडिशन के, उसके अंदर हम मेन कोड्स लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो ऐड करने वाला है। अब फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल मतलब हम उसे मेन फंक्शन के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक हम कॉल नहीं करते हमारे फंक्शन को, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर मेमोरी स्पेस नहीं लेगा। तो मेमोरी स्पेस वो तभी लेगा जब हम उसे कॉल करेंगे, और जब तक हम उसे कॉल भी नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने एडिशन का नाम का एक फंक्शन तो बना के रख दिया, लेकिन उसे मेन फंक्शन में आपने कॉल ही नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। हाँ, उसे एग्जीक्यूट कराने के कुछ और तरीके भी है जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे, वो आगे हम चलकर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि जब तक हम एक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट भी नहीं होने वाला है, हमारे मेन फंक्शन में से कॉल करना होता है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, आप जरा फिक्र मत करिएगा। ओके, सो अब हम देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल तो हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो जो मेन फंक्शंस जो होते हैं, एक्चुअल फंक्शंस जो होते हैं, वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक है प्री डिफाइंड फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस अगर मैं कहूँ तो जो पहले से ही हमको फंक्शंस मिल जाते हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सी में आपने देखा होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गेट ch, क्लियर स्क्रीन, ये सब फंक्शंस क्या करते थे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने सी प्रोग्रामिंग आप सीखी होगी। तो ये फंक्शंस एक्चुअली सिर्फ ये करते थे कि क्लियर स्क्रीन, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता था जब भी हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते थे। तो उससे पहले जो भी कंसोल विंडो पे प्रिंट हुआ था वो हट जाता था। देन गेट ch क्या करता था कि जब तक हम कुछ प्रेस नहीं करते कोई की, तब तक वो हमारी कंसोल विंडो को एज इट इज रखता था, जाने नहीं देता था। तो ऐसे जो फंक्शंस थे वो हमको प्री डिफाइंड मिलते थे। तो C++ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमको प्री डिफाइंड मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सी आउट, ये फंक्शन ही है। इसके बाद एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है, लेस देन, उसका ये सब मिलाकर इनकी एक फंक्शनैलिटी है। उनकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो कंसोल विंडो पर कुछ प्रिंट करते हैं। देन send.get, ये send.get जो है गेट ch का रिप्लेसमेंट है C++ के अंदर, वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। तो ये सारी चीजें तो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमको ऑलरेडी उस लैंग्वेज में मिल जाती है। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। मेन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर भी सारी चीजें हम खुद ही लिखते हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होने वाले हम खुद ही डिफाइन करते हैं। बाकी सारे जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं वो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। एंड फंक्शंस के और भी टाइप है जो कि आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड डिफरेंशिएटेड है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली ये होते हैं कि हम फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज भी हम पास कर सकते हैं। जब उसे हम कॉल करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, तो वो वैल्यूज हमको उस फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए मिल जाती है। तो वो वैल्यूज जो हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? सिर्फ आपने देखा होगा हमारे मेन फंक्शंस के बाद जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, जो 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, उसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बीच में हम कुछ वेरिएबल्स दे सकते हैं, वेरिएबल्स हो, अरेज हो, पॉइंटर वेरिएबल हो, कुछ भी हम उसके बीच में हम लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बीच में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमने आर्ग्यूमेंट्स में जो भी हमने चीजें पास की है, अरे हो या फिर वेरिएबल हो, वो हमको उस फंक्शन में यूज करने के लिए मिल जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे भी इनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ऐसे कि एक ऐसा फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट्स से कुछ वैल्यूज ले रहा है, कुछ वेरिएबल्स ले रहा है, एंड कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। रिटर्न क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कैसे करते हैं, और ये सारी चीजें मैं आज के लेक्चर में फिर से बता दूंगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाने वाला है। देन एक ऐसा फंक्शन फॉर एग्जांपल जो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं ले रहे लेकिन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है वैल्यू, एंड कुछ ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ले रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है,
और एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं ले रहे हैं एंड कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें मैं आपको काम प्रैक्टिकली ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक लास्ट टॉपिक है इनलाइन फंक्शन, उसका भी थियोरेटिकली पहले देख लेते हैं, तो और फिर सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शंस एक्चुअली ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्शंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो फंक्शन होते हैं वो हमारी मेमोरी स्पेस लेते ही नहीं है। वो मतलब उनके लिए अलग से मेमोरी स्पेस एलोकेट ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन वो फंक्शंस बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कुछ ऐड करके रिटर्न करवा रहे हो या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट करके रिटर्न करवा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें जो है आप एक इनलाइन फंक्शन में लिख सकते हो। इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपको फंक्शन टाइप से पहले आप एक कीवर्ड लिखना होता है जो कि है इनलाइन। उस कीवर्ड को लिखने के बाद आपको आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, देन उसका डेफिनेशन जो भी है करना होता है। आप इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप्स, स्विच केसेस एंड कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर सकते हो जो आप दूसरे फंक्शंस में कर सकते हो। इनलाइन फंक्शन को आपको सबसे कम फंक्शनैलिटी देनी होगी, उसी बेसिस पर वो दूसरी और एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। इफ आपने उसके अंदर लूप्स या फिर स्विच केसेस दे भी दिया तो आपको कुछ एरर नहीं आएगा कि आपने इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप्स या कुछ ऐसा दे दिया। बस होगा ये कि कंपाइलर जो रहेगा उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देगा। इनलाइन फंक्शंस जो होते हैं वो एक्चुअली कमांड्स नहीं होते वो एक कंपाइलर के लिए हमारी रिक्वेस्ट होती है। हम कंपाइलर को ये कहते हैं कि अगर हो सके तो इसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट मत कर, अगर नहीं है तो फिर ओके, फिर कर सकता है मेमोरी स्पेस एलोकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ और मैंने उसके आगे लिखा है इनलाइन, मेरे फंक्शन के नेम के आगे लिखा है इनलाइन, तो मैं मेरे कंपाइलर को कहूँगा कि ये जो फंक्शन है इसके लिए हो सके तो एक अलग से मेमोरी स्पेस एलोकेट मत कर, हम जहां भी ये कॉल होगा वहीं पर एडजस्ट कर ले मेमोरी को। तो अभी हम सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल सब सारी चीजें हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं खोलता हूं मेरा कोड ब्लॉक्स। तो ये मेरा कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे सिर्फ एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाने से, देन रिटर्न टाइप समझना उसका, जितनी भी चीज़ें आज हम पढ़े वो सब पढ़ लेंगे। ओके, तो ये खुल गया मेरा कोड ब्लॉक्स। मैं फटाक से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ एंड इसे सेव कर लेता हूँ। पहले इसका नाम मैं देता हूँ function.cpp एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर मेरी IOStream लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स में बता रखी है। एंड यहाँ पर आया मेरा मेन फंक्शन। तो ये जो इंट है ये तो हो गया मेरे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप। मतलब मेरा मेन फंक्शन जो है वो कौन से डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा हूँ। मैं चाहूँ तो इसे वॉइड भी लिख सकता हूँ। मतलब वॉइड का मतलब ये हुआ कि मेरा मेन फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप यहाँ पर इंट यूज करो। वॉइड भी यूज करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अब चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एक्सटर्नल फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता हूँ। तो समझिए कि मैंने एक वॉइड टाइप का एक्सटर्नल फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एक्सटर्नल। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन ऑफ कोड जो है ये है सिर्फ डिक्लेरेशन। इसमें मैं मेरे कंपाइलर को बता रहा हूँ कि एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा जिसका नाम होगा एक्सटर्नल। तो वो मेरा कंपाइलर को मैंने पहले ही बता दिया, तो वो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। अब चलिए मैं इसका एक डेफिनेशन कर देता हूँ। मैं इस एक्सटर्नल फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो इस एक्सटर्नल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा void एक्सटर्नल एंड फिर वो मेरे कर्ली ब्रेसेस से फॉलोड रहेगा। तो इसके अंदर हम उस void एक्सटर्नल फंक्शन को उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बस उसे ये प्रिंट कराऊंगा, इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन एंड। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अगर मैं यहां से यहां पर भी एक हम पहले मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, इन द मेन फंक्शन। ओके, तो अब मेरे मेन फंक्शन जब रन होगा तो सबसे पहले प्रिंट होने वाला है
इन द मेन फंक्शन, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन ही एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट में जो सबसे ऊपर लिखा होगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, ये तो यहां पर हो जाएगा। एंड ये मेरा हो गया एक्सटर्नल फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये हो गया मेरे उस एक्सटर्नल फंक्शन का डेफिनेशन। एंड अब हम देख लेते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ पर मेन फंक्शन में कॉल करना है। जैसे मैंने आपको कहा, जब तक मैं मेन फंक्शन में उसको कॉल नहीं करूंगा वो फंक्शन रन भी नहीं होगा और उसके लिए मेमोरी एलोकेट भी नहीं होगी। वो रन नहीं हो रहा है उसका मतलब यही है कि उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसे ही उल्टा भी कह सकते हो कि उसके लिए अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो वो रन भी नहीं होगा। तो उसको कॉल करने के लिए मैं सिर्फ उसका यहाँ पर नेम लिख दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसका नेम लिखा, उसका रिटर्न टाइप नहीं। ऐसे ही होती है हमारी फंक्शन कॉलिंग। बस यहाँ पर आप उसने नेम लिखा और पैरेंथेसिस, ये हमारा जो ये पैरेंथेसिस हमारा, ये पैरेंथेसिस ये बताने के लिए कि एक फंक्शन है, एंड देन ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो गया और यहाँ पर मैं वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ 0। तो ये मैंने इसे यहाँ पर कॉल कर लिया है, उसका एक प्रॉपर डिक्लेरेशन भी है, उसका डेफिनेशन भी है, उसकी कॉलिंग भी है, सारी चीजें ओके है। तो अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। तो मैं करूंगा यहाँ पर बिल्ड इन लाइन रन, ये मेरा प्रोग्राम हो रहा है बिल्ड, ये हो गया एग्जीक्यूट। तो आप यहां पर देख सकते हो इन द मेन फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन। मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा था इन द मेन फंक्शन, जो मेरा ये मैसेज है ये मेरे मेन फंक्शन में था, लेकिन ये जो मेरा इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन है वो मेरे एक एक्सटर्नल फंक्शन में था। तो उस एक्सटर्नल फंक्शन को मैंने यहां पर कॉल किया, उसके मेरे इन द मेन फंक्शन मैसेज के नीचे मैंने उसे कॉल किया, इसीलिए मेरा जो दूसरा मैसेज था इन द एक्सटर्नल इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन वो नीचे प्रिंट हुआ। अगर मैं इसे ऊपर कॉल करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहां पर कॉल करता हूं मेरे इन द मेन फंक्शन मैसेज के ऊपर, तो आप देखते क्या होगा। बिल्ड एंड रन, एक मिनट सॉरी, बिल्ड एंड रन, ये आप देखिए इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन, देन उसके नीचे प्रिंट हुआ इन द मेन फंक्शन। तो इसमें हुआ ये कि जब मेरा कंपाइलर कंपाइलेशन चालू किया, जब उसका मेन के अंदर वो आया, मेन फंक्शन के अंदर जब वो आया, तो सबसे पहले उसे मिला एक्सटर्नल फंक्शन। तो एक्सटर्नल फंक्शन को देखा, देन उसका देखा कि उसका डिक्लेरेशन भी है ओके, देन उसका डेफिनेशन भी है। तो उसने पहले एक्सटर्नल फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, वो एक्सटर्नल फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके नीचे आया एंड देखा कि एक मैसेज प्रिंट हुआ है इन द मेन फंक्शन, तो उसने कंसोल में एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया। तो आप जहां पर फंक्शन कॉल कर रहे हो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप फंक्शन कॉल कहां कर रहे हो, तो उस हिसाब से ही आपका आउटपुट आने वाला है। इसे हम नीचे ले लेते हैं फिर से। देन अब चलिए अगर मैं यहां से डिक्लेरेशन हटा देता हूं मेरे इस एक्सटर्नल फंक्शन का, इसे मैं कमेंट कर देता हूं, हटाता नहीं हूं। कमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट सिर्फ उस स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रन एग्जीक्यूट होने से अवॉइड करता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो ये मैंने इसे कर दिया कमेंट, तो मतलब अब हमारे कंपाइलर को ये चीज नहीं दिखने वाली है। तो अब अगर मैं इसे करता हूं बिल्ड एंड रन, तो अब ये मुझे एरर दे देगा, एक्सटर्नल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। मतलब हमने एक्सटर्नल को डिक्लेयर ही नहीं किया और उसे हम कॉल कर रहे हैं। हमने भले ही उसे यहाँ पर डिफाइन जरूर किया है, हमने यहाँ पर उसे डिफाइन जरूर किया, लेकिन वो हमारे मेन फंक्शन के नीचे है। तो हम भले ही उसे यहाँ पर डिफाइन कर दिए, लेकिन वो डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। अगर हम उसे नीचे लिख रहे हैं मेन फंक्शन के, तो हमें उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसे उठाकर मेरे मेन फंक्शन के ऊपर लिख दूंगा, जैसे मैंने इसे मेन फंक्शन के ऊपर लिख दिया, और अब अगर मैं करूंगा बिल्ड एंड रन, तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन से पहले ही हमने एक्सटर्नल फंक्शन को यहाँ पर पूरी चीज दे दी उसको। यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये भी एक टाइप का सिर्फ डिक्लेरेशन ही है कि यहाँ पर ओके एक वॉइड एक्सटर्नल फंक्शन है, और उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमने पहले ही दे दी है। तो डिक्लेरेशन का फंडा तब आएगा जब आप उस फंक्शन को मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन कर रहे हो। इफ आप यहाँ पर इस स्पेस पे अगर एक्सटर्नल फंक्शन को डिफाइन करते, जो कि हमने पहले किया था, हमारा जो पहले एक्सटर्नल फंक्शन था वो हमारे मेन के नीचे था, तो अगर आप नीचे कोई फंक्शन, मेन के नीचे कोई फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो आपको डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी मेन के नीचे, या फिर हो सकता है आप दूसरी फाइल में अगर उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। हम जब प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे बड़ा सा, तो हमारी मल्टीपल फाइल्स होने वाली है, तो हम दूसरी फाइल में भी हो सकता है उस फंक्शन को डिक्लेयर करने वाले हैं। डिक्लेयर नहीं, डिफाइन हो सकता है कि हम दूसरी फाइल में उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे।
अब अगर आप कंपाइलर के नज़रिए से देखोगे तो कंपाइलर को सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढना होगा उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारा एंट्री पॉइंट है, बाकी सारी चीजें मेन फंक्शन के बाद। तो जब आपने उसे दूसरी फाइल में डिफाइन करके रखा है तो वो जो पहली फाइल ढूंढेगा वो फाइल होगी मेन फंक्शन की, एंड बाकी सब फाइल्स को मेन फंक्शन की फाइल्स के बाद रखेगा। तो इसीलिए आपको डिक्लेरेशन तब भी करना होगा अगर आप एक दूसरी फाइल के अंदर उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं एंड क्या करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए आपको डिक्लेरेशन के अंदर ही सबसे पहले यह बताना होगा कि आप कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट्स लेने वाले हो, किस टाइप के वेरिएबल्स को लेने वाले हो एज अ आर्ग्यूमेंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट इस पैरेंथेसिस के बीच में। तो अब हो गया ये कि मेरा कंपाइलर ये देखेगा क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फंक्शन है इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होने वाला है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वेरिएबल होगा। इंटीजर वेरिएबल या वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो इन टाइप का ही होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मैंने कहा था जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसके अंदर एक इंट टाइप की वैल्यू जरूर होगी। अब वो वैल्यू हो या फिर वेरिएबल हो, लेकिन इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट उसमें होगा ही होगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर एक्सटर्नल फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने पास नहीं किया एज आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम इसे करेंगे बिल्ड एंड रन तो हमें आ गया एक एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन वॉइड एक्सटर्नल। मतलब इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए हैं, हमारा कंपाइलर ये कह रहा है। तो हमें इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने होंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए हमें यहां पर भी सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा इंट x। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इंट x मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दिया। अब ये होगा कि मेरा कंपाइलर यहाँ पर जब उसकी डेफिनेशन देखने आएगा तो उसको यहाँ पर भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो वैल्यू के अंदर वो वेरिएबल जो मेरा है उसके अंदर भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसे जरूर मिल जाएगा कि ओके ये एक्सटर्नल फंक्शन जो डिक्लेयर हुआ था वही है। अब फॉर एग्जांपल मैं जहां पे इसे कॉल किया हूं वहां पर भी कुछ वैल्यू पास कर देता हूं। समझिए मैंने यहां पर पास कर दिया 2, एक इंटीजर वैल्यू ही है ये। तो अब ये फंक्शन बराबर काम करने वाला है। हम इसे करते हैं बिल्ड एंड रन। ये मैंने किया से बिल्ड एंड रन, तो आप देख सकते हो अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन ये इफ मैं यहाँ से मेरे फंक्शन कॉलिंग के बीच में से एक जो मेरा 2 था उसे निकाल दूंगा तो मुझे फिर से एरर आएगा। वो एरर क्या है? वो एरर है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन वॉइड एक्सटर्नल। तो हमें यहाँ पर इसे आर्ग्यूमेंट देना ही होगा। हमने जब डिक्लेरेशन किए थे तो हमने ये कहा था कंपाइलर को कि इसके बीच में एक इन टाइप की वैल्यू जरूर होगी। तो हमने उस इन टाइप की वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग विथ आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट भी हमने पास कर लिया। अब चलिए अब हम इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से रिटर्न करवा दिया मेरा इंट x। तो अब जब यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने 2 लिखा है, तो ये जो 2 है ना, जब मैंने कॉल किया तो ये 2 जो है मेरे इंट x के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। मैंने इसे एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया एंड मेरा इंट x जो था वो भी एज अ आर्ग्यूमेंट ही है। तो जो मैंने जब कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे वैल्यू लिखी थी वो आके स्टोर हो जाएगी मेरे इंट x के अंदर। अब मैं चाहूँ तो उसे मेरे फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ मैं चाहूँ तो उसे प्रिंट भी करवा सकता हूँ। चलिए इसे यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करवानी है एंड देन मैंने यहाँ पर x को रिटर्न भी कर दिया। सॉरी, अगर हम कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हमारे फंक्शन से तो हमें उसका रिटर्न टाइप देना होगा इंट, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो इसे हम फटाफट इंट कर देते हैं एंड देन इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। ये हो गया कंपाइल एंड रन इन द मेन फंक्शन। दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 2 जो था वो हमारे इंट x की वैल्यू थी जो हमने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया था। और जब हमने x को प्रिंट करवाया तो वो 2 इंट x में आके स्टोर हो गया एंड वही डिस्प्ले हो गया एंड यहाँ पर हमने x रिटर्न भी किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस
जहां पर ये आपको जो रिटर्न वैल्यू है इसको आपको अगर यूज करना है कहीं दूसरी जगह पर, इस x की वैल्यू को आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल मेन में ही यूज करना है, तो आप यहां पर एक वेरिएबल बनाइए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ int a, और उसके अंदर आप लिख दीजिए int a इज इक्वल टू एक्सटर्नल, और उसके बीच में हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर हमने जो 2 पास किया है वो। तो अब ये होगा कि ये जो 2 है ना, ये मुझे int a के अंदर भी मिल जाएगा, int a के अंदर ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फंक्शन के एंड में लिखा है रिटर्न x, तो वो x की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये जो 2 था वो मुझे a के अंदर a के अंदर भी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, the value of a is in, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इंटेल। तो चलिए अब इसे करते हैं हम कंपाइल एंड रन, तो अब ये देखिए आप, इन द मेन फंक्शन देन द एक्सटर्नल, इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 2, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ a इज 2। हमने a को 2 से इनिशियलाइज नहीं किया था, जैसे हम इनिशियलाइज करते थे आमतौर पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हमने सिर्फ ये लिखा कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर होगा, एक्सटर्नल फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पर x को रिटर्न किया था और x की वैल्यू थी 2, तो इसलिए हमारे a के अंदर भी स्टोर हो गया 2। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स के बीच में पास करता हूँ, सॉरी, मैं इस आर्ग्यूमेंट के बीच में लिख देता हूँ 125, तो अब मेरे a के अंदर स्टोर हो जाएगा 125। एक मिनट, ये डबल पैरेंथेसिस, सॉरी, इसे करते हैं हम फिर से बिल्ड एंड रन। ये आप देखिए, इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 125, हमारे इंट x की जो वैल्यू थी वो भी 125 हो गई, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस में एज अ आर्ग्यूमेंट 125 को ही पास किया था, तो हमारे इंट x की वैल्यू भी 125 हो गई, तो इंट x जो हमने प्रिंट किया था वो भी 125 हुआ है। देन हमारा जो a था, a के अंदर जो x की रिटर्निंग वैल्यू थी, जो हम रिटर्न कर रहे थे x, एक्सटर्नल फंक्शन में से हम रिटर्न कर रहे थे x, तो a के अंदर भी वही वैल्यू आकर स्टोर हो गई है, तो आप वो देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ a इज 125। आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक इन टाइप का आर्ग्यूमेंट ये और ले, मतलब एक और वैल्यू लेगा, ये वैल्यू या फिर वो वेरिएबल हो, वो भी इंटीजर टाइप की ही होगी, और अगर मैं चाहूँ तो एक कैरेक्टर टाइप की भी ले सकता हूँ। तो अब अगर मैं जब ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे इसके अंदर उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही पास करने होंगे जो मैंने डिक्लेयर किए थे। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें से 2 जो है इंट टाइप के है और एक कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 125, 124 एंड मैंने पास कर दिया सी मेरा कैरेक्टर हो गया। ओके, तो जो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिखा था उसको वो आर्ग्यूमेंट भी मिल गया, एंड इंटीजर 2 वैल्यूज थी उसको वो भी मिल गई, और जो हमारा डेफिनेशन है उसके अंदर भी हमको यहाँ पर एक int y एंड एक char c देना होगा, बिकॉज ये जो चीजें यहाँ से आर्ग्यूमेंट से आ रही है इनको कोई वेरिएबल्स में स्टोर करके रखना होगा ना, तभी हम इस फंक्शन में यूज करने वाले उन सारी चीजों को। तो वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए हम जब उसको डिफाइन करते हैं उस फंक्शन को, तो उस डेफिनेशन में हमको उन वेरिएबल्स का नाम लिखना होता है जिसके अंदर हमको ये सारी वैल्यूज को स्टोर करके रखना है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई। अब मैं इसे प्रिंट भी करवा लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर करवा दिया y को भी प्रिंट, एंड देन मैंने करवा लिया c को भी प्रिंट। चलिए अब इसे करते हैं हम बिल्ड एंड रन। ये हो गया बिल्ड एंड रन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इन द मेन फंक्शन इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 125, 124 और c। इसके बीच में मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ओके, अब हम करते हैं इसे बिल्ड एंड रन। ये देखिए, इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 125, 124 एंड c। हमने c ही पास किया था, हमारे कैरेक्टर जो था वो c ही था। ये इस वेरिएबल का नेम नहीं प्रिंट हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे char v और यहाँ पर मैं दे देता हूँ v, तो भी मेरा c ही प्रिंट होगा, बिकॉज वो वेरिएबल का नेम नहीं, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए हम फिर से देखते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन द मेन फंक्शन
इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 125, 124 एंड सी। हमारे वेरिएबल का नाम v था लेकिन ये c प्रिंट हुआ। c क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने जब इसे कॉल किया था तब इसके आर्गुमेंट्स में हमने लिखा था लेटर c। आप जब कुछ लेटर एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हो या फिर एक लेटर ही असाइन कर रहे हो कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर, तो आपको उसे सिंगल कोट्स में लिखना होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से रिटर्न करना चाहता हूं x माइनस वाई में रिटर्न करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा x जो है वो है 125, मेरा x सबसे पहले है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में, तो वो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यू रहेगी वो स्टोर होगी x के अंदर, मतलब ये जो 125 है मेरे x के अंदर स्टोर्ड है। देन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैंने वेरिएबल पास किया है उसको वैल्यू मिलेगी कॉलिंग के टाइम पे जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमने पास किए थे। तो हमारे y के अंदर स्टोर हुई 124 एंड हमारे कैरेक्टर v के अंदर स्टोर हुई है c, क्योंकि वो थर्ड आर्ग्यूमेंट है तो उसे थर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिली है। तो अब मैं चाहता हूं कि x और y का जो डिफरेंस है इस फंक्शन से वो रिटर्न हो। तो मैं ये चाहता हूं कि a फंक्शन के अंदर जो है 125 माइनस 124 आए। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसे पैरेंथेसिस देके x माइनस y। तो अब होगा ये कि मेरा जो एक्सटर्नल फंक्शन है वो x माइनस वाई रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मेरे a के अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो स्टोर होएगी x माइनस वाई। तो हम इसे करते हैं बिल्ड एंड रन और देखते हैं a के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन द मेन फंक्शन इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन, x की वैल्यू है हमारी 125, ये देखिए, एंड y की वैल्यू है 124 एंड हमारे कैरेक्टर v उसके अंदर जो हमने लेटर पास किया था वो था c। ये सारी चीजें बराबर है। अब यहां पर देखिए द वैल्यू ऑफ a इज 1, a की वैल्यू 1 आई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाई थी वो थी x माइनस वाई, जो कि बिल्कुल सही है। 125 माइनस 124 ये 1 ही होता है, तो हमने इस फंक्शन से वही वैल्यू रिटर्न करवाई थी। तो हमारे जो a वेरिएबल है, जो हमारा यहाँ पे ये जो a वेरिएबल है उसके अंदर एक्सटर्नल फंक्शन की रिटर्निंग वैल्यू स्टोर हो गई है। उसकी रिटर्निंग वैल्यू थी 125 माइनस 124, मतलब इंट x माइनस इंट y। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाऊंगा तो मेरे a के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देखिए ये देख सकते हो आप, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आई है मेरे a की। मैंने a के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया, मैंने उस a के अंदर बस ये लिखा था इंट a इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए a के अंदर जो गार्बेज वैल्यू थी वही आकर प्रिंट हो गई है। तब मैं यहां से a को निकाल देता हूँ, बस a की हमको यूज भी नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ फिर से, तो a की वैल्यू तो प्रिंट नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फंक्शन से कुछ रिटर्न भी नहीं करवा रहे हैं, प्लस a को भी हमने निकाल दिया है। तो अब बस ये प्रिंट होने वाला है कि इन द मेन फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन 125 124 इन c। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा एक्सटर्नल फंक्शन है वो एज अ आर्ग्यूमेंट 3 पैरामीटर्स ले रहा है। एज अ पैरामीटर्स 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है वो। एक ले रहा है वो इंटीजर टाइप का x, दूसरा ले रहा है इंटीजर टाइप का y एंड थर्ड ले रहा है इंटीजर टाइप का कैरेक्टर टाइप का v, जिसको हमने कॉलिंग्स में डिफाइन कर दिए थे। कैरेक्टर v में स्टोर होगा हमारा लेटर c एंड हमारे x एंड y के अंदर स्टोर होने वाला है 124 एंड 125। तो ये हमारा एज अ आर्ग्यूमेंट 3 चीजें ले रहा है, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल एंड एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है। तो ये वो फंक्शन है जो कुछ ले रहा है हमारे कॉलिंग के टाइम पर एज अ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ वैल्यूज ले रहा है लेकिन हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अब हम एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जो एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं लेगा लेकिन हमको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एज अ आर्ग्यूमेंट अगर वो कुछ भी नहीं लेने वाला है तो हमें यहाँ से हमारे डिक्लेरेशन में से उनके जो भी हमने पास किए थे आर्ग्यूमेंट्स उसको निकालना होगा, देन कॉलिंग्स में से भी निकालना होगा उसे, एंड हमारे डेफिनेशन से भी उसको निकालना होगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो एक्सटर्नल फंक्शन है वो कुछ भी नहीं ले रहा है। तो चलिए इस फंक्शन से हम इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट a एंड एक इंट b। तो ये 2 वेरिएबल्स जो है हमने इस एक्सटर्नल फंक्शन में बना लिए। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्सटर्नल फंक्शन से ये 2 वेरिएबल का एडिशन रिटर्न हो। मैं चाहता हूं इस फंक्शन से a प्लस बी रिटर्न करवाना। तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा जो एक्सटर्नल फंक्शन है वो एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहा है a प्लस बी।
तो अब मैं चाहूँ तो इसको कोई वेरिएबल में मेरे मेन फंक्शन के अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक इंट ए वेरिएबल, ओके, और मैं चाहता हूँ जो a प्लस बी इस एक्सटर्नल फंक्शन से रिटर्न हो रहा है वो मेरे a के अंदर आके स्टोर हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा a इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल, मेरा एक्सटर्नल फंक्शन। तो अब मेरा a वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो होगी a प्लस बी। लेकिन हमने यहाँ पर उस a प्लस बी को इनिशियलाइज भी नहीं किया, हम इस a प्लस बी को इनिशियलाइज कर देते हैं, इनको कुछ वैल्यूज दे देते हैं। तो मेरी b के अंदर वैल्यू है 23, a के अंदर वैल्यू है 12। ये आप ध्यान में रखिए, ये जो a है यहाँ पर जो a है वो सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन के लिए ही है। ये a जो है हमारे मेन फंक्शन में काम नहीं आने वाले। ये सारी चीजें हम स्कोप में पढ़ेंगे, वेरिएबल स्कोप में। फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ c, तो ये c प्लस बी रिटर्न करने वाला है। और इस मेन फंक्शन में मैं यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करवा लूँ, द वैल्यू इन a इज तो मेरे मेन फंक्शन के अंदर अब मैंने जो मेरा इंट a है उसके अंदर मैं जो वैल्यू डालूंगा वो एक्सटर्नल फंक्शन से रिटर्निंग वैल्यू होगी, जो एक्सटर्नल फंक्शन से रिटर्न हो रही है, और उसे मैंने प्रिंट करवा दिया। तो हम इससे पहले बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सॉरी, बिल्ड एंड रन, सॉरी, हमें यहाँ पर सी इन बी लिखना होगा बिकॉज एक्स एंड वाई तो अब यहाँ पर है नहीं, तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि एक्स एंड वाई नाम का कोई वेरिएबल्स ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया सी एन बी। इसे करते हैं हम बिल्ड एंड रन। 1 मिनट, क्या आ रहा है? हाँ सॉरी, अब हमारा v भी नहीं है, हमारा जो कैरेक्टर वेरिएबल था v वो भी नहीं है अब, तो हम इस v को यहाँ पर नहीं लिख सकते। बिल्ड एंड रन, ये हो गया बिल्ड एंड रन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन द मेन फंक्शन, जो कि सबसे पहले हमने लिखा था मेन फंक्शन के अंदर, देन एक्सटर्नल फंक्शन को हमने कॉल किया, हमने एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल किया था। उस एक्सटर्नल फंक्शन ने हमने प्रिंट किया था इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन, एंड हमारा जो इंटीजर वेरिएबल c एंड b था उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो हमारी c की वैल्यू 12 थी एंड b की वैल्यू थी 23। आप यहाँ पर देख सकते हो c इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू 23, एंड वो ही प्रिंट हुए। c की वैल्यू थी 12 एंड b की वैल्यू थी 23। एंड फिर हमारा जो a था, a वेरिएबल जिसके अंदर हम एक्सटर्नल से जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी उसको स्टोर करके रखे थे। एक्सटर्नल से क्या वैल्यू रिटर्न हो रही थी? c प्लस b, दैट इज 25 प्लस 23, जो कि होता है 35। तो हमारे a के अंदर स्टोर हो गई है वैल्यू 35, द वैल्यू इन a इज 35, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये एक वो टाइप का फंक्शन है जो एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है, लेकिन हमको बदले में कुछ रिटर्न जरूर कर रहा है। पहले हमने देखा कि जो एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ ले रहा था एंड हमको कुछ रिटर्न कर रहा था। फिर हमने देखा कि एक ऐसा फंक्शन जो एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है लेकिन हमको कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो एज अ आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं लेगा और हमको रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। तो मतलब बस मुझे यहाँ से सी एन बी को यहाँ से निकालना होगा, एंड मैं इस एंड को कर देता हूँ वॉइड, बिकॉज मैं इससे कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कर दिया वॉइड। एंड डिक्लेरेशन भी मुझे इसे वॉइड में ही करना होगा, बिकॉज एक इंट एक्सटर्नल और वॉइड एक्सटर्नल दोनों अलग चीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे वॉइड ना करते हुए इंट ही रखता एंड मैं यहाँ पर वॉइड एक्सटर्नल नाम का फंक्शन डिफाइन करता तो मेरा कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो करता। चलिए यहाँ पर तो मैंने डिक्लेयर जो किया था वो था एक इंट एक्सटर्नल नाम का फंक्शन, एंड मैंने डिफाइन जो किया वो एक वॉइड एक्सटर्नल नाम का फंक्शन। तो अगर मैं ऐसे कंपाइल करता हूँ तो देखिए मुझे क्या एरर आएगा। मैं ऐसे करता हूँ सिर्फ कंपाइल, तो आप देख सकते हो एम्बिगुएटिंग न्यू डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड एक्सटर्नल, कि आपने जो है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बिगुएटिंग न्यू डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड एक्सटर्नल, ओल्ड डिक्लेरेशन इंट एक्सटर्नल। मतलब हमने जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसे डिक्लेयर किया था वॉइड की तरह, लेकिन हम उसे डिफाइन जब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने जब उसे डिक्लेयर किया था इंट की तरह किया था, सॉरी वॉइड नहीं, उसे डिक्लेयर हमने किया था इंट की तरह, लेकिन हम जब उसे डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हमने वॉइड करके डिफाइन किया है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड करके डिफाइन किया है। तो इसे हम यहां से डिक्लेरेशन में भी वॉइड कर देते हैं। एंड इफ अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं
तो मेरा एक्सटर्नल फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू तो अब रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब जो मेरा a है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो मेरा a है मैं उसे भी निकाल देता हूँ, बिकॉज उस a के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होने वाली है। मेरा एक्सटर्नल फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ बिल्ड एंड रन। सॉरी, देयर इज नो वेरिएबल लाइक a और हमने उसे यहाँ पर प्रिंट करवाया है, तो मेरा कंपाइलर वही एरर दे रहा है कि a यहाँ पर कुछ a नाम का वेरिएबल कोई है ही नहीं। तो मैं इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब हम इसे करते हैं बिल्ड एंड रन। ये मैंने कर दिया बिल्ड एंड रन एंड यू कैन सी यहाँ पर प्रिंट हुआ है इन द मेन फंक्शन, जो कि सबसे पहले हमने प्रिंट किया था हमारे मेन फंक्शन के अंदर। इन द मेन फंक्शन यहाँ पे देखिए आप, इन द मेन फंक्शन। देन उसके बाद हमने कॉल किया एक्सटर्नल फंक्शन, और एक्सटर्नल फंक्शन में सिर्फ हमने ये लिखा था कि इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन एंड सी एंड बी की वैल्यू प्रिंट करवाई थी। तो आप देख सकते हैं वही हुआ है। इट इज एन एक्सटर्नल फंक्शन, सी की वैल्यू थी 12 एंड बी की वैल्यू थी 23। तो ये चीज प्रिंट हो गई है। लेकिन हमारा एक्सटर्नल फंक्शन जो है वो ना ही कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना ही कोई चीज रिटर्न कर रहा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन हुआ जो कुछ भी नहीं ले रहा है आर्ग्यूमेंट और ना ही कोई चीज रिटर्न कर रहा है। तो हमने चारों टाइप के फंक्शंस देख लिए, जो आर्ग्यूमेंट्स लेगा कुछ और कुछ रिटर्न करेगा, जो आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं लेगा और रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा, जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा लेकिन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, एंड एक ऐसा फंक्शन जो ना कुछ लेगा और ना ही कुछ रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था। फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ लेगा आर्ग्यूमेंट्स में से और कुछ रिटर्न करेगा। फंक्शन दैट टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी नहीं लेगा आर्ग्यूमेंट से और कुछ रिटर्न करेगा। फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कुछ लेगा आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। फिर फंक्शन दैट टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं लेगा और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब हम इनलाइन फंक्शन देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इनलाइन फंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इनलाइन फंक्शन को बनाने के लिए आपको इनलाइन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इनलाइन कीवर्ड, देन मेरा डेटा, मेरे उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कि वो कौन सा टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। इस केस में मैंने उसे दिया वॉइड, इसे मैं कर देता हूं इंट, क्योंकि मैं इससे एक एडिशन वैल्यू रिटर्न करने वाला हूं, एंड देन मेरे फंक्शन का नेम। ओके, अब यहां पर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, और चलिए हम मेन के बाद उस फंक्शन को डिफाइन कर, एक काम करते हैं हम उसे ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, यहीं पर ही उसे डिफाइन कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर मैं इसके अंदर दो वेरिएबल्स लेने वाला हूं, एक होगा इंट बी, एक होगा इंट ए और एक होगा इंट बी। इन दोनों वेरिएबल्स को मैं सिंपली ऐड करने वाला हूं और उसको रिटर्न करने वाला हूं। तो मैं बस यहां पर लिखूंगा a प्लस बी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारा इनलाइन फंक्शन जो होगा उसके अंदर हम कोई कॉम्प्लेक्स एक्शंस नहीं कर सकते, उसके अंदर हमको सिंपल से सिंपल एक्शंस ही रखना होगा। और जनरली इनलाइन फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट ही लिख सकते हैं। जनरली एक स्टेटमेंट मतलब सिर्फ एक ही पीस ऑफ कोड। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही पीस ऑफ कोड है। तो अगर समझिए कि समझ लीजिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजों को ऐड करने वाला हूं, बार बार ऐड करने वाला हूं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम ऐड करने वाला हूं। तो हर जगह पर मुझे जाकर बार बार, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मुझे ऐड करना होता तो मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती सबसे पहले। तो मैं यहां पर उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूं। आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो इंट a कॉमा बी। देन मुझे उनको अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे यहां पर लिखना होता सी आउट a प्लस बी, ऐसा लिखना होता है। अभी इसे हम पहले कमेंट कर देते। तो अगर मैंने 10 बार वेरिएबल्स को ऐड करके प्रिंट करवाए तो ये चीजें मैं क्या 10 बार ऐसे लिखते बैठूंगा? और प्लस अगर मुझे इसके अंदर सब में चेंज करना होगा तो मैं सब में चेंज करते बैठूंगा, ये बहुत हेडेक का काम हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये होगा कि मैं एक एक्सटर्नल इनलाइन फंक्शन बना लूं, एंड उस एक्सटर्नल इनलाइन फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल्स लूं एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट कहो या पैरामीटर कहो, दोनों एक ही चीज होती है। एज अ पैरामीटर मैं दो वेरिएबल्स लूं एंड उसे ऐड करके उस फंक्शन से रिटर्न करवा दूं। तो अब अगर मुझे उस जो भी मेरे वैल्यूज को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है 2 and 3 एंड इसे प्रिंट करवाना है मुझे, तो मैं यहां पर लिखूंगा सी आउट एक्सटर्नल 2 and 3। तो
अब यहां पर क्या प्रिंट होगा पहले वो देखते हैं हम, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। हम करते हैं बिल्ड एंड रन, 1 मिनट, क्या आया एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, ओ सॉरी ये यहां पर मैंने सेमीकोलन दिया, ये सेमीकोलन नहीं आएगा, इसे करते हैं बिल्ड एंड रन। तो आप देख सकते हो इन द मेन फंक्शन एंड 5 2 and 3 इज इक्वल्स टू 5, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, हमारे एक्सटर्नल फंक्शन जो था उसने रिटर्न किया 2 और 3 का एडिशन, क्योंकि हमने कॉलिंग के टाइम पे उसके अंदर जो दो इंटीजर वैल्यूज हमने उसे प्रॉमिस किया था कि तुझे दूंगा मैं एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट, वो जब हमने पास की 2 and 3 तो वो दोनों वैल्यूज को उसने ऐड किया एंड रिटर्न कर दिया उस फंक्शन से, और उस रिटर्निंग वैल्यू को हमने यहाँ पर सी आउट के जरिए प्रिंट करवा लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम मुझे ये प्रिंट करवाना है, 10 टाइम मुझे अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो 10 टाइम नहीं, यहाँ पर मैंने कितनी 1 2 3 7 टाइम्स मैंने उसे प्रिंट करवाया है यहाँ पर, और मैं यहाँ में सबकी वैल्यूज चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 + 3 देन 24 + 3 then 255 6 + 3 then 212 + 3 then 28 + 3 then 223 + 3। तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट वो हम देखते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लाइन से उनके एडिशंस मिल गए, 5 then 30 + 3 का आया 33 then 27 then 2559 then 215 31 216 226, ये सारी चीज़ें मुझे इस फंक्शंस के द्वारा मिल गई मैंने जब ऐसे लिखा। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे इन सबको सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इन सबके बीच में a + b a + b a + b a + b a + b लिखा होता, अगर समझिए इन सबके बीच में मैंने ऐसा लिखा होता a + b, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करके मेरे मेन फंक्शन के अंदर मैंने ऐसा लिखा होता a + b इन सातों के अंदर, तो मुझे सबके बीच में जाके इस प्लस को निकाल के माइनस करना होता, तभी मुझे सब्सट्रैक्शन का आउटपुट मिलता। लेकिन मैंने एक एक्सटर्नल इनलाइन फंक्शन बनाया हो, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर जाना है उस एक्सटर्नल इनलाइन फंक्शन की बॉडी में एंड रिटर्न में जाकर उस a + b को a - b कर देना है। तो अब क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें अब माइनस सब्सट्रैक्ट होकर आ रही है। जैसे कि पहले जो मैंने लिखा था 2, 3, तो 2 - 3 होता है -1, देन था मेरा 30 - 3 जिसका आंसर आया 27, देन 21, 255 3, देन 209 25 220 ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें अब माइनस होके आ रही है। लेकिन मुझे क्या चेंज करना पड़ा, सिर्फ मेरे एक्सटर्नल फंक्शन में जाके जो मेरी प्लस साइन थी उसे मुझे माइनस करना पड़ा। तो इससे आप देख सकते हो कि मेरा कोड कितना अच्छे से मेंटेन है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे कोई भी चीज को बार बार एक ही चीज को 7 बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस प्लस साइन को मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी हर जगह जाके। मैंने सिर्फ मेरे एक्सटर्नल फंक्शन में आके उस प्लस साइन को माइनस कर दिया एंड मेरा आउटपुट एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन हो गया। ये सारी चीजें तो हुई प्लस ये फंक्शन मेरा इनलाइन फंक्शन था, तो मेरे इस फंक्शन को एक अलग से मेमोरी की जगह भी नहीं पड़ी। इनलाइन फंक्शन का यही सबसे बेस्ट, आप कहे तो यही सबसे बेस्ट बात है कि इनलाइन फंक्शन के लिए एक अलग से मेमोरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हम जो मेरा मेन फंक्शन है वो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है, उसकी जो मेमोरी होती है वो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर किया ही क्या है, सिर्फ दो वैल्यूज का सब्सट्रैक्शन करवा रहे हैं और उस फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं। तो इतनी सी चीज के लिए एक अलग फंक्शन बनाना, ओके अलग फंक्शन तो बनाना अच्छा ही बात होगी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत मेमोरी मिल जाएगी। तो उस मेमोरी को भी हम बचा सकते हैं इस इनलाइन कीवर्ड की वजह से। इनलाइन कीवर्ड की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो समझ लीजिए कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर ले, थोड़ा फनी एग्जांपल ले लेते हैं। आप ट्रेन में एक ट्रैवल कर रहे हैं एंड उस ट्रेन की सीट पर एक सीट पर वहां पर 3 मोटे लोग बैठे हैं, अच्छे खासे मोटे लोग बैठे हैं, सूमो रेसलर्स टाइप के बैठे। आप सोच सकते हो आप उस एक सीट पर 3 सूमो रेसलर टाइप्स के बैठे, तो कहाँ जगह भी कहाँ बच रही होगी। अब उसमें एक आता है एकदम पतला दुबला सा इंसान जो कि एकदम जरा सा बारीक सा है, थोड़ा सा, उसको समझ लीजिए कि थोड़ी सी भी जगह मिल गई तो बैठ जाएगा। तो आता है एंड जो हमारे 3 मोटे सूमो रेसलर्स है उनको ऐसा समझिए कि वो तीनों एक फंक्शन है, वो बहुत सारी स्पेस ले रहे, बहुत सारी मेमोरी ले रहे, और जो हमारा पतला दुबला सा इंसान है वो हमारा इनलाइन फंक्शन है। तो अगर वो बोलेगा कि भाई थोड़ा सा सरक जाओ, थोड़ा सा बैठने को दे दो, तो वो भी बोलेंगे ओके ये इतना सा है, कितनी जगह लेने वाला है, तो थोड़ा सा सरक के उसको जगह दे देंगे वो सीट पर। तो इनलाइन फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है
कि आपका जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वो थोड़ा सा अपनी मेमोरी को मैनेज करके इनलाइन फंक्शन को भी अंदर ले लेते हैं और उसको एक अलग से स्पेस नहीं देते। लेकिन यही अगर उन तीनों के बीच में एक और हट्टा कट्टा आदमी आ जाए और बोले कि मुझे बैठने दो, तो वो तीनों क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स उतनी जगह नहीं है, मैं तुमको नहीं बैठने दे सकता इतनी जगह में। तो उसके लिए फिर उसको एक दूसरी सीट पर जाना होगा, दूसरी स्पेस कंज्यूम करना होगा। तो हमारे जो दूसरे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी लिखे हैं, फॉर एग्जांपल इस इनलाइन फंक्शन के अंदर ही अगर मैं कुछ और लिख देता, कुछ लूप्स डाल देता, तो तब ये मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनलाइन जो है वो एक रिक्वेस्ट है, कमांड नहीं है। अगर कंपाइलर से हो सकेगा तो वो मेन फंक्शन के जहाँ भी हमने इनलाइन फंक्शन को कॉल किया है उसके अंदर वो उसकी मेमोरी को मैनेज करके उसको एक्सटर्नल मेमोरी नहीं देगा, उसी के अंदर मैनेज करेगा। लेकिन अगर हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लूप्स डाल दिए या फिर कुछ और बड़ा अच्छा खासा कैलकुलेशन कर लिया है, तो फिर हमारा कंपाइलर इस मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके हमारे इनलाइन फंक्शन के लिए एक अलग से मेमोरी वो एलोकेट कर देगा। लेकिन हमें इसका एरर भी नहीं आएगा कि हमने इनलाइन फंक्शन डिफाइन किया है एंड हमने इतनी सारी फंक्शनैलिटी दे दी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। देन फंक्शन के और क्या टाइप्स है आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे, हमने उनके एग्जांपल्स भी देखे। एंड देन फिर इनलाइन फंक्शन क्या होता है वो भी चीज़ें देखी। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इफ़ आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले दिनों में और बहुत सारी वीडियोस ऐसी लेकर आने वाले हैं। एंड हम आगे के लेक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड अलग से और अच्छी कोशिश करूंगा समझाने की, और अच्छे एग्जांपल्स दूंगा और आपको वीडियो दूसरी जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन हैव अ गुड डे।